इस वीडियो में हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षकों का पारिश्रमिक पावना पत्र कैसे भरा जाएगा। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। पावना पत्र के प्रश्न संख्या 1 में ज्यादातर प्रविष्टियां क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ही भरी जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे भरना है। जनपद का नाम, जिस जनपद में क्षेत्रीय कार्यालय है उस जनपद का नाम और वहां के कोषागार का नाम, और यहाँ पर देयक की अवधि, जिस डेट से जिस डेट तक परीक्षा ली गई है प्रयोगात्मक परीक्षा, वो कोषागार कोड ये कार्यालय द्वारा, उप कोषागार कोड ये भी कार्यालय द्वारा। यहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षक के रूप में जिसकी ड्यूटी लगी है उसके द्वारा केवल यहाँ पर भुगतान के विवरण के विषय पर प्रविष्टि भरी जाएगी। ये यहाँ पर भुगतान के विवरण, ये यहाँ पर जितना भी पारिश्रमिक बन रहा है वो यहाँ पर रखेंगे डाल। इसके बाद है सकल धनराशि, जो टोटल धनराशि वो यहाँ पर अंकित की जाएगी। और यहाँ पर कटौती, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कटौती अंकित नहीं करना है। इसके बाद है संपूर्ण कटौती, ये भी संपूर्ण कटौती भी नील रहेगी। इसके बाद है शुद्ध देय धनराशि, ये टोटल जो धनराशि भुगतान हेतु बन रही है वो धनराशि यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद है हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर। ये वहीं परिषद कार्यालय के स्तर से भरा जाएगा, ये परीक्षक द्वारा इसको नहीं भरना है। इसके बाद देखते हैं अगले पृष्ठ पर क्या क्या प्रविष्टियां भरी जानी है। इस पृष्ठ पर व्यय संबंधी विवरण भरा जाएगा। इस प्रकार के विवरण भरने के लिए जो नियुक्ति पत्र है उससे हम परीक्षक संख्या यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर परीक्षक का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे और पद नाम अंकित करेंगे, और यहाँ पर पता में विद्यालय का नाम अंकित करेंगे जिस विद्यालय से ड्यूटी लगी हुई है या जिस विद्यालय में कार्यरत हैं। और यहाँ पर धनराशि अंकित की जाएगी, पारिश्रमिक जो भी पारिश्रमिक बन रहा है। इसके बाद है यहाँ पर सकल धनराशि, ये सकल धनराशि अंकित करेंगे। यहाँ पर कटौतियां नील रहेंगी। इसके बाद है संपूर्ण कटौती भी नील रहेगी। इसके बाद है शुद्ध देय धनराशि, ये शुद्ध देय धनराशि ये यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम ये रहेगा पूरा विद्यालय नाम सहित। इसके बाद इधर यहाँ पर धनराशि ये शब्दों में और ये अंकों में अंकित की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर भुगतान प्राप्त किया, ये यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर, बाकी चीजें छोड़ देनी है, बाकी चीजें परिषद कार्यालय स्तर से भरी जाएंगी। इसके बाद अगले पृष्ठ पर देखते हैं क्या क्या चीजें भरी जाएंगी। अगले पृष्ठ पर विस्तार से काफी चीजें भरी जानी है। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष, जिस वर्ष में प्रयोगात्मक परीक्षा ली गई है उसका डिटेल यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर केंद्र का नाम ये अंकित करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक केंद्र परीक्षा लेने की तिथि, जिस तिथि पर परीक्षा ली गई है वो अंकित करेंगे। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों सहित पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या, यानी संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों परीक्षार्थियों का टोटल यहाँ अंकित किया जाएगा। फिर है अब्सेंट, अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या। इसके बाद है उन परीक्षार्थियों की संख्या जिनकी परीक्षा ली गई है। इसके बाद है यहाँ पर परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने का जो भी पारिश्रमिक है वो अंकित करेंगे।
फिर ऐसा है परीक्षकों के प्रयोगात्मक कार्य की जांच का पारिश्रमिक। इसके बाद यहाँ पर रेल डाक व्यय। इसके बाद है यहाँ पर पारिश्रमिक का कुल योग। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बताया गया है कैसे कौन कौन सी प्रविष्टियां भरनी है। ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर विषय तथा विज्ञान, विषय तथा वर्ग, तो यहाँ पर जैसे हमने विषय में भौतिक विज्ञान और उसका वर्ग यहाँ पर बी। इसके बाद यहाँ पर केंद्र का नाम, जिस परीक्षा के जो भी विद्यालय परीक्षा के लिए अलॉट हुआ है उसका यहाँ पर कोड और यहाँ पर विद्यालय का नाम, और वहाँ पर प्रयोगात्मक परीक्षा लेने की तिथि, और वहाँ पर कितने परीक्षार्थी, व्यक्तिगत परीक्षार्थी सहित कितने परीक्षार्थी थे, और अनुपस्थित परीक्षार्थी, अगर यदि कोई परीक्षार्थी अनुपस्थित है तो यहाँ पर अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या, और यहाँ पर उन परीक्षार्थियों की संख्या जिनकी प्रयोगात्मक परीक्षा ली गई है। इसी प्रकार दूसरे विद्यालय, जो भी विद्यालय, चूंकि एक परीक्षक को कई विद्यालय अलॉट होते हैं, तो इसी प्रकार अन्य विद्यालयों का भी कंप्लीट कर करके यहाँ पर पूरा यहाँ पर धनराशि यानी टोटल कितने परीक्षार्थी हुए और कितने अब्सेंट हुए और कितने परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई, इस प्रकार यहाँ पर ये टोटल धनराशि यहाँ पर अंकित करेंगे। जो भी शासन द्वारा निर्धारित है उसकी पूरी धनराशि यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद ये बहुत सारी इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिनको ये भरते समय इनको पढ़ना आवश्यक रहता है, जिससे पावना भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है आयकर यदि कोई हो तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, और विलंब से भेजने है तो कटौती, अगर यदि किसी प्रकार की कटौती है तो वो यहाँ पर कटौती अंकित करेंगे, और शुद्ध धनराशि जो भुगतान होने वाली धनराशि है वो यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर और नाम, परीक्षक संख्या, पद नाम ये अंकित करेंगे। इसके बाद देखते हैं अगले पृष्ठ पर क्या क्या चीजें भरी जानी है। ये सबसे अंतिम पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि अंतिम किस्त प्रेषित करने की निर्धारित तिथि, यदि कोई अंतिम किस्त प्रेषित की जानी है। फिर दूसरे नंबर है प्रेषित करने की वास्तविक तिथि एवं रजिस्ट्री संख्या, कितने दिन का विलंब हुआ है, अगर यदि विलंब हुआ है, और विलंब के लिए कटौती की जाने वाली धनराशि। तो ये एक उदाहरण के तौर पर इसमें भर करके दिखाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय गोपनीय 6 में अगर यदि प्रेषित कर दिया गया है तो वो कहाँ, तो यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय गोपनीय 6 में प्रेषित कर दिया गया है, जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हो। इसके बाद यहाँ पर हम लोग डैश कर देंगे कितने दिन का विलंब हुआ है, तो यहाँ पर अगर यदि विलंब हुआ है तो उसकी संख्या लिखना है, अगर यदि विलंब नहीं हुआ तो लिखेंगे विलंब नहीं हुआ है। इस प्रकार ये हमारा पावना लगभग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर परीक्षक के फिर से हस्ताक्षर और परीक्षक आईडी और दिनांक अंकित करना है, और इस प्रकार ये पावना पत्र हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक डिटेल ऑफ एग्जामिनर का एक प्रोफार्मा होता है जिस पर बैंक का विवरण होता है, उसको भी भरना जरूरी होता है। उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है। यहाँ पर सेंटर नंबर, जिस भी सेंटर पर ड्यूटी लगी थी प्रयोगात्मक परीक्षा के रूप में, वो सेंटर नंबर, यहाँ पर एग्जामिनर नंबर, परीक्षक आईडी, ये बिल नंबर इसको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर हम नाम अंकित करना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों पे, और यहाँ पर अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट टाइप, और यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, जिस बैंक का खाता है उस बैंक का नाम। इसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड, और फिर यहाँ पर एड्रेस है जो भी, वो एड्रेस अंकित करना है। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनर का सिग्नेचर।
इसके बाद इसको पूरा भरने के बाद इसके साथ बैंक पासबुक की छायाप्रति भी संलग्न करके ये पावना पत्र के साथ संलग्न कर देना है और इसको अपने क्षेत्रीय कार्यालय में इसको जमा कर देना है और ताकि उसका ससमय वहां से भुगतान हो सके। इस प्रकार हमने देखा कि ये हम पावना पत्र कैसे भरा जाएगा। पावना पत्र भरने के लिए सारे जो रिकॉर्ड हैं या अनुपस्थिति, उपस्थिति और नियुक्ति पत्र, ये सारी चीजें सामने लेकर के बैठ करके भरना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।